दोस्तों, जो हुआ था इराक में क्या वही होगा ईरान में? ईरान जो है क्या वो अगला इराक हो जाएगा? मतलब इराक पार्ट 2 यहां पे अमेरिका खेलने वाला है। संभावनाएं तो इसी चीज की लग रही हैं। और जो मैं एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा, जो बातें आपको बताऊंगा, वो बात इस चीज को बहुत अच्छे से प्रूव कर देगी। मेरे साथियों, ईरान की और इजराइल की इस टेंशन के अंदर जब हमने अमेरिका को हाईलाइट किया तो आप एक बात तो अच्छे से समझ ही चुके हैं कि इजराइल की अपने अस्तित्व को यदि हम देखें तो वो पूरी तरह से अमेरिका की बैसाखी पे खड़ा है, या इसे कहिए वो अमेरिका की एक्सटेंडेड कॉलोनी है, या तो अमेरिका का ही एक अपना एक स्टेट है जो कि उसने मिडिल ईस्ट में स्टैब्लिश किया हुआ है। बिना अमेरिका इजराइल का कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप इस बात को अच्छे से मान लीजिए। तो इसके बीच में जब यहां पर बैकफुट के ऊपर, मतलब जो पीछे से जिसको चेहरा है वो कौन है? अभी जो बैकफुट पे जाने वाले हैं वो नेतन्याहू हैं। फ्रंट फुट के ऊपर अब ट्रंप जो है वो सामने आ जाएंगे। तो ऐसी क्या घटना घटी और हम क्यों ये बात बोल रहे हैं, इस वीडियो में समझेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल। तो करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए इसी शानदार, अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड, ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात आएगी, अमेरिका ने जब एंट्री ली थी इराक में, और इराक के अंदर एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट को, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को जिस तरीके से वहां की सत्ता का पतन किया गया, जिस तरीके से वहां पे एक झूठे आरोप लगा करके ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि भाई जो सद्दाम हुसैन है, जो इराक के जो प्रेसिडेंट हैं, वो वहां पे एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो समूची मानवता के लिए विनाशकारी है। और मानवता का रक्षक, मानवता का प्रहरी बन के अमेरिका वहां कूदता है और वहां पे जिस तरीके से तबाही वहां मचाई गई, और फाइनली जो हुआ था वो आपको पता है, वहां पे सत्ता का परिवर्तन होता है। और सत्ता के परिवर्तन होने के बाद में मानो कि वो धरती पवित्र हो गई। अब इराक से अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कल्पना करिए उस घटना की कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरीके से एग्रेसिव हुए यूएसए का इराक को लेकर के, नहीं यूएसए का जो एग्रेशन डेवलप हुआ उसके पीछे फैक्टर क्या थे? दिखाया जा रहा था कि भाई ये जो है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहे हैं, ये जो है एक आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगाए। लेकिन फाइनली ये इनके जो स्टेटमेंट थे वो सारे झूठे सिद्ध हुए। पर अल्टीमेटली हुआ क्या था कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को इन्होंने फांसी पे लटका दिया। यानी इनकी जो है वो एक तरह से, इनको हम मानेंगे कि अपने देश के लिए बंदा शहीद हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी बात आप सुने समझे, एक बार अपने कंट्री पे, अपने एटमॉस्फेयर पे लेकर के चीजों को देखें, क्योंकि वीडियो में जब आप एंड तक बने रहेंगे चीजें आपको सब समझ में आएंगी। तो जो आज की डेट में कहा जा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है कुछ दिन अभी 1-2 दिन पहले कि भाई हम जो है, हमें पता है कि ईरान के सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां छुपा है, हम उसे ढूंढ लेंगे और हमें उससे मतलब उनको भी बताया कि भाई इस तरह हम तुम पे अटैक कर सकते हैं और तुम्हारी जान को खतरा है। उसके साथ में प्रोपेगेंडा क्रिएट हो रहा है कि भाई ईरान में रिजीम चेंज होनी चाहिए। एक एक बात अब आगे बढ़ के देखें। सर, जब जिस समय पे यहां पे इनको डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस समय के ऊपर इनके चेहरे की मुस्कान ने अमेरिका को बड़ा बेचैन किया था। बस नहीं चल सका इस आदमी का, क्योंकि आसपास के जो देश थे, इनके सपोर्टर थे, वो सारे के सारे क्या थे, अपने निजी निहायत इंटरेस्ट के पीछे, अमेरिका के पीछे सरेंडर कर चुके थे। लेकिन जो हुआ सो हुआ, इतिहास का हिस्सा है। पर क्या वैसा ही कुछ अब फिर होने जा रहा है? मेरे दोस्तों, अगर आप मिडिल ईस्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इराक की लोकेशन ये है, सीरिया की लोकेशन ये है, और इजराइल है वो यहां पे है। तो इजराइल की सीमा जो है वो सीरिया से टच होती है, और सीरिया जो है वो इराक से टच होता है, और इराक का अगला हिस्सा ये है ईरान। आपको ये चीज अच्छे से पता है कि 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद में अमेरिका और ईरान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अमेरिका और ईरान के रिलेशन बिगड़े तो ऑब्वियस सी बात है, इजराइल और ईरान के रिलेशन भी अपने आप यहां पे खराब हो चुके हैं। तब से अब तक बहुत सारे दबावों का सिलसिला जारी रहा, और फाइनल आते आते जब ये बात हुई कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, उसके बाद से अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया। और बीते कुछ दिनों में ये जो है एक तरह से एक युद्ध का रूप जो है वो ले चुका है, ये आपको अच्छे से पता है। अब यहां पर ईरान को लेकर के यहां पे टारगेट क्या है? ईरान को लेकर के टारगेट यही है जो कि अमेरिका का टारगेट इराक को लेकर था, टारगेट वही है जो कि टारगेट सीरिया को लेकर था। अब मैं यहां पे ईरान की कंडीशन की तुलना इराक से और सीरिया से क्यों कर रहा हूं, वो बात आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों, इराक के अंदर जब इन्होंने मसला उठाया था तो इराक के ऊपर ये दबाव या फिर इराक के ऊपर आरोप ये लगाया था कि इराक ने ऐसे वो हथियार बनाना चाहता है जिससे वो एक तरह से दुनिया को नष्ट कर लेगा, दुनिया पे तबाही मचा देगा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेके भी जैसे अभी रिसेंटली आप देखते हैं इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स के भी ये इमेजेस, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं या जो इनके ड्रोन से लिए हुए इमेजेस हैं वो सर्कुलेट करते हैं, वैसे ही कुछ इमेजेस उस टाइम भी सर्कुलेट करे गए थे, वैसा कुछ होने वाला है। चलो साहब ठीक है, इसका मतलब दुनिया के इंसानियत को बचाने वाले लोग हो।
वो हमला करके यहां पे सरकार को हटाया गया और बदले में वहां पे क्या पैदा कर दिया, वहां पैदा कर दिया सर ये जिसे आप जानते हैं आईएस, ठीक है, आईसिस यहां पे पैदा हो गया। आईसिस क्यों पैदा हुआ? बिकॉज एक जिसको कहते हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्योंकि वहां पे सरकार को जब एकाएक वहां हटी तो वहां पे छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स को सपोर्ट किया अमेरिका ने और वो फाइनली एक आईसिस का रूप लिया और आईसिस ने जो तबाही मचाई, फाइनली बाद में आईसिस के अगेंस्ट में भी अमेरिका को आना पड़ा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के समस्या को पैदा करना फिर समस्या को खत्म करने के लिए फिर खड़ा हो जाना, ये एक मूल चरित्र है यूएसए का जो आपके सामने भी एक्सपोज हो रहा है। तो जिस तरीके से यहां से सद्दाम हुसैन की सरकार गई और यहां पर आईसिस को खड़ा किया, अब कुछ ऐसे ही जो चीजें हैं वो आपको ईरान में होती हुए भी दिखेंगी। ईरान में भी वहां पे आम जनता को भड़काने की कोशिश हो रही है। ईरान में भी जो एक विद्रोही संगठन है कुछ जो कि उस सरकार के खिलाफ है, उनको प्रबल किया जा रहा है, उनको दम दिया जा रहा है कि भाई तुम मजबूत हो जाओ। और उसके अंदर ईरान के इस सिचुएशन को बिगाड़ने में जिस तरीके से अमेरिका लगा है, अमेरिका के साथ साथ में अमेरिका का जो भाई है कंधे से कंधा मिला करके इजराइल भी इस सारे प्रोपेगेंडा को क्रिएट कर रहा है। आपको अब एक एक बात समझ में आएगी कैसे कि वो सरकार के खिलाफ जाना चाहते हैं। सबसे पहले बात को समझिए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बात की घोषणा की कि भाई हम जो है वो न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर आएंगे। मतलब 1968 में एनपीटी या एनएनपीटी जिसको हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं, उसमें यह शामिल हुआ था और फरवरी 1970 में इसे नॉन न्यूक्लियर वेपन वाले देश के रूप में अनुमोदित कर दिया गया था। मामला सब ठीक था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेंशन शुरू होती है सर 1979 से, बिकॉज ये टाइम 1968 का है जब यहां पे शाह रजा पहलवी जो कि अमेरिका का एक तरह से कठपुतली सरकार थी वो यहां पे बैठी हुई थी। वो भी 1950s के दौर में मोहम्मद मोसद्दीक को हटा करके वो लगाया गया था उनको, क्योंकि मोहम्मद मोसद्दीक ने अनाउंस ये कर दिया था। अभी जो अनाउंसमेंट है इसमें एक शब्द आएगा, इस शब्द को पकड़ना, यही शब्द पूरे वीडियो का बेस बनेगा। वो शब्द था कि भाई हम जो है वो पेट्रोलियम कंपनीज को नेशनलाइज करेंगे। मतलब अब पेट्रोलियम से रिलेटेड प्राइवेट एंटिटीज गेम नहीं खेल पाएंगे। अब दोस्तों ये पेट्रोलियम की बात करना, अमेरिका के पेट में यहां दर्द शुरू हुआ। शाह रजा पहलवी को बिठाया गया, सारे सौदे अपने पक्ष में किए गए, मामला बढ़िया चलता रहा। और यहां पे फिर जब वो आदमी उनका बैठा 68 में सिग्नेचर कर लिए। इंडिया ने आज तक एनएनपीटी पे सिग्नेचर नहीं किया है। उसके बाद बावजूद हमारी डिप्लोमेसी की स्ट्रांगनेस देखिए कि भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर ट्रीटी ऑलरेडी साइन हो चुकी है, जिसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं, हेनरी हाइड एग्रीमेंट भी कहते हैं, सिविल न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, वो सब हमने यहाँ किए हैं, बट एनएनपीटी पे सिग्नेचर नहीं किए। ईरान ने इस बात की घोषणा की तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई ईरान एनएनपीटी से बाहर आ रहा है। इसका मतलब अब ये ओपनली, अभी तक तो बोलता था इस बात के लिए कि भाई नहीं हम पीसफुल प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, पर अब ईरान इसका मतलब इंदेशा दे रहा है कि भाई हम तो 10th न्यूक्लियर पावर बनेंगे और बन के रहेंगे। इसका कमिटमेंट यहां शो हुआ। अब सर दोस्तों यहां पे कंडीशन क्या चेंज हो रही है कि ईरान के साथ में चाइना और रशिया भी साथ में आ रहे हैं। रशिया का इनडायरेक्ट सपोर्ट तो है, बिकॉज जिस जगह यूएसए खड़ा है अपोजिशन में, वहां पे आप बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं कि यूएसएसआर या यूएसएसआर का जो सक्सेसर है रशिया यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अभी हुआ क्या है, रिसेंटली चाइनीज जो कार्गो प्लेन की न्यूज आपने सुनी होगी कि चाइनीज कार्गो प्लेन जो है वो ईरान के एयर स्पेस में एंटर करे हैं। और चांस की बात ये देखिए कि जैसे ही एंटर की इन्होंने अपने ट्रांसपोंडर्स को ऑफ कर लिया। ट्रांसपोंडर्स को ऑफ करने का मतलब ये था कि वो अब रडार के पकड़ में नहीं आ सकते, किस लोकेशन पे उतरा क्या किसी को पता नहीं। अब कार्गो प्लेन के अंदर क्या होगा, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ मिलिट्री सपोर्ट जो है वो चाइना की तरफ से ईरान को दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया जो है अब एक पावर जो ब्लॉक्स है वो मजबूत होना शुरू हो चुके हैं अगेंस्ट द यूएसए एंड इजराइल। अब यहां पे जो इसकी इमेज भी क्लियर हुई कि भाई इस तरीके से ईरान के एयर स्पेस के अंदर ये प्लेन जो है कार्गो प्लेन एंटर कर गया। अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या कहां आती है, जो हर देश की समस्या है, जो हमने पिछले एक वीडियो में भी कवर किया था। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको लेकर वीडियो मैंने बनाया था, वीडियो आप जरूर देखिए। बहुत ही डीप और इंसाइटफुल एनालिसिस है, बिना कोई बायसनेस के। यहां पे देखिएगा, ट्रुथफुल चीजें आपको देखने को मिलेगी। वहां पे मैंने सब बातें की थी। अब क्या होता है भाई, आस्तीन के सांप जो होते हैं ना, वो घर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा और सबसे सीधा सरल रोल निभाते हैं। ये हमारे देश में भी आप देखते होंगे। हमारे देश में भी जब कोई एक्टिविटी होने लगती है, देश के हित में कोई काम होने लगता है, तो कुछ मतलब आउटर फंडेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। यहां क्या चीज हुई सर, एक एक चीज करके देखो कि
अमेरिका और इजराइल ने पूरी कोशिश की कि जो अंदर का कचरा है या जो अंदर की कमजोरी है ना, उसको इतना उठा दिया जाए, उनको बल दिया जाए कि गवर्नमेंट अपने आप, क्योंकि सर बाहर से लड़ाई करना आसान है, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो सर सबसे पहले कोशिश ये की गई कि भाई ईरान के जो अपने लोग हैं ना, उनको ही प्रोवोक किया जाए कि तुम्हारी जो रिजीम है, तुम्हारी जो इस्लामिक सरकार है, ये तुम्हारे डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचल रही है। अब देखिए 1979 का रिवोल्ट के बाद में सरकार का बदलना, बिकॉज उसके पहले यहां डेमोक्रेटिक रिजीम हुआ करती थी, अभी ये थियोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मसले जरूर रहे होंगे, बिकॉज अगर कहीं धुआं है तो वहां आग की गुंजाइश पूरी पूरी है, गुंजाइश नहीं कहेंगे, आग 100% वहां है। तो कुछ तो इस रिजीम का भी कुछ ऐसी एक्टिविटी रही होगी कि वहां लोगों को विरोध का मौका मिला। पर अब मौके पे चौका मारने की आदत और अपना जो लक्ष्य को पाना है, उसके लिए तो ये अमेरिका और इजराइल फेमस है। इन्होंने इन बातों को सुलगाना, हवा देना शुरू किया। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो अपना एक ऑडियो रिलीज करते हैं, अपने मल्टीपल वीडियोस उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे, ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किए और ईरान के लोगों को एड्रेस करके बोला कि भाई लोगों, हम तुम्हारे साथ हैं, इजराइल इज विद द इरानियन पीपल। और ये जो रिजीम है, रिजीम का मतलब समझिए जो सरकार है, ये जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ये खराब है और ये आपके भी खिलाफ है, ये आपके भी दुश्मन है, ये मानवता के दुश्मन है। तुम्हें इनके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, तुम्हें इनके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। बहुत से वीडियोस ऐसे भी रिलीज होते हैं कि भाई एक जो सुरंग है बहुत बड़ी, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं वो डांस कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिकली डांस करना ईरान में बैन है। लाइक मतलब वो जो चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्टिव पार्ट हैं, बिकॉज जो इस्लामिक लॉस के बेस पे चला तो रिस्ट्रिक्शंस वहां ऑब्वियसली वहां होते हैं, तो उसको इन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया, उसको हाईलाइट करना शुरू किया। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एक तरफ से आम जनता को भड़काना, प्लस फिर वहां के जो पढ़े लिखे लोगों को भी इन्होंने साथ लाए। जैसे यहां पे द वायर की सर न्यूज है, ईरानियन एक्टिविस्ट नोबेल लॉरिएट्स कॉल फॉर सीज फायर विद इजराइल, इस्लामिक रिपब्लिक टू स्टेप डाउन। मतलब कि भैया सरकार सीज फायर करो इजराइल के साथ में और सरकार जो है इस्तीफा दे और सरकार यहां से हटे। हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा मतलब जिनको एक सोसाइटी को इज्जत दी है, मान सम्मान दिया है, वो लास्ट मौके पे आते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कि सरकार की स्थिति जो है वो कमजोर हो जाती है। वैसा ही कुछ यहां पे हुआ। यहां पे जो घटना हुई सर, उसके अंदर दो नाम बड़े फेमस होते हैं सर। एक नाम आता है सर, ये नोबेल लॉरिएट्स हैं, पहला नाम है शिरीन एबादी और दूसरा नाम है नरगिस मोहम्मदी। शिरीन एबादी और नरगिस मोहम्मदी ने स्टेटमेंट देकर के जो दो बड़ी बातें कही वो ये कि पहली बात तो भाई ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट को तत्काल बंद करने की मांग। अब बात आप सोचिए कि ईरान यदि न्यूक्लियर एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर पावर बनता है, आप एज ए सिटीजन ऑफ ईरान सोचो कि वो एक अमेरिका से ईरान का नागरिक क्या सोचेगा कि उसका देश मजबूत होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो जो शिरीन एबादी हैं और नरगिस मोहम्मदी हैं, उनका ये स्टेटमेंट खुद के देश के लिए, मान लीजिए अमेरिकन होती, इजरायली होती या कोई और ऐसे देश से ऐसे व्यक्ति होती जो ईरान के खिलाफ है, वो इस बात को बोलता तो वो जस्टिफाइड बात थी कि भाई ठीक है उसका पक्ष है ये। लेकिन एक ईरान का नागरिक होते हुए ईरान की ही मजबूती को कमजोर करने की बात कहना, कुल मिलाकर के इसे ही देश से गद्दारी कहते हैं। कुछ और गद्दारी की कोई डेफिनेशन थोड़ी होती है। इन्होंने कहा कि ये बंद करो, पहली बात, और दूसरा ईरानी इस्लामिक गणराज्य ने इस्लामिक रिपब्लिक से इस्तीफा देने की अपील की और कहा कि भाई देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो फिर से वापस आ सके। तो डेमोक्रेसी का मतलब आप समझ रहे हैं, शाह रजा पहलवी वाली रिजीम। शाह रजा पहलवी वाली रिजीम मतलब यूएसए, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी कहानी जो चली है ना, उसके पीछे की जो पट कथा लिखी है, ये जो स्क्रिप्ट राइटर है वो यूएसए है और यूएसए की पॉलिटिक्स अभी सारी एक्सपोज यहां होने वाली है। तो एक तरफ से नेतन्याहू जो हमला कर रहा है वो ईरान के लोगों के लिए कह रहा है भाई हम आपके साथ हैं। मतलब सोचो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हो और पाकिस्तान जो है वो स्टेटमेंट करे कि हम हिंदुस्तानियों से प्रेम करते हैं, आपकी सरकार खिलाफ है। तो सोचो कितनी अजीब सी बात है। बस वैसा ही कुछ हुआ। दूसरा, ये नोबेल लॉरिएट जिनको समाज मानता है वो उल्टी बातें कर रहे हैं अपने देश के खिलाफ में। इनकी जो ये देखो, ये तो है शिरीन एबादी और दूसरी है नरगिस मोहम्मदी, इन्होंने ये बातें कही। इसके साथ में सर वहां का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है MEK, मोजाहिदीन खल्क। ये मोजाहिदीन खल्क इसका अर्थ होता है ईरान के लोगों के लिए जिहादी। 1965 में मेरे दोस्तों ये बना था। कब? जब यहां पे 1979 के अंदर जो इस्लामिक रिवोल्ट हुआ था ना, शाह रजा पहलवी के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, आप समझिएगा। तो जब ये वहां पे रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन भी साथ था। कब? किन के साथ? जो वर्तमान में सरकार वहां बैठी है उन्हीं ग्रुप के साथ में ये भी बराबर में साथ थे। कौन? मुजाहिदीन खल्क यानी MEK। अब इन लोगों का क्या था, इस्लाम और मार्क्सवाद के मिश्रण पे ये बेस है, मतलब एक तरह से हाइब्रिड कॉन्सेप्ट इनका हुआ करता था। अब साहब यहां पे रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट होने के बाद में जब सत्ता पलटी तो MEK ने भी कहा कि भाई हमें भी वो दो, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। तो वर्तमान जो रिजीम है इसने कहा कि आपकी कोई एंट्री नहीं, ये प्योरली इस्लामिक वैल्यूज पे चलेगा।
एक ये आपकी इसमें एंट्री नहीं तो साहब अब क्या हो, सत्ता नहीं मिली तो लड़ाई तो सत्ता की थी, राष्ट्र की नहीं थी। ये विरोधी हो गए ये जाकर के उस समय पे इराक और ईरान की टेंशन थी, ये इराक के साथ मिले और ईरान इराक युद्ध में इन्होंने खुलेआम सरेआम सर किसका साथ दिया था, इराक का साथ दिया। और ये लोग पूरी दुनिया में जो ये सबसे पहली बात है जो हाईलाइट हुई थी ना कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है, वो ये एमईके ने ही इन बातों को रिलीज किया था, लीक किया था। बिकॉज एमईके के लोग ईरान में भी हैं, वो दूसरे देशों में भी, और एमईके का हेडक्वार्टर जो है वो एक इसका ऑफिस फ्रांस में भी है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप देखो कि फ्रांस में जो मैक्रोन है अभी प्रेसिडेंट, वो बहुत एग्रेसिवली कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ है, ईरान के खिलाफ है। तो अमेरिका फ्रांस का भी नजरिया ईरान के साथ में नेगेटिव है, बिकॉज ये जो ये जो बैठे हैं देश, एमईके जो है ग्रुप, ये ईरान में अपना हेडक्वार्टर बनाए बैठा है। और जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो एमईके को एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ करंट रिजीम देखते हैं कि वर्तमान सरकार हटेगी तो हम इनको एज ए अपना टूल यहां बना के बिठा देंगे। अब ये तो जब बात कर ही रहे हैं, जो शाहरज़ा पहलवी थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तस्वीर दिखाऊंगा, उनके बेटे भी कह रहे हैं कि हम भी आ जाएं, मैं कम इन सर, अभी देखना सर कितना लालच है। तो जो काम इजरायली कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो काम देश के लोग कर रहे हैं वो भी आपने देख लिया, और जो देश के ही लोग जो विद्रोह कर चुके हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के घेरने का काम तो यहां शुरू हो चुका। और ये देख सकते हैं आप कि सद्दाम हुसैन के साथ में जो एमईके के लीडर्स हैं वो यहां पे बैठे हुए हैं। अब मेरे दोस्तों यहां पे ईरान ने एक बात और हाईलाइट की कि साहब इजराइल जो है ये अफवाह उड़ा रहा है, एक बात को कह रहा है, दुनिया के अंदर भड़काव डाल रहा है कि ईरान इज ट्राइंग टू असैसिनेट डोनाल्ड ट्रंप, कि डोनाल्ड ट्रंप पे खतरा पैदा कर सकता है ईरान। तो ये बात भी एक दुनिया के अंदर इन्होंने उड़ाई। अब सर यहां पर क्या आता है, इफ वी डोंट स्टॉप देम यू आर नेक्स्ट। मतलब सर इजराइल ने एक बात कही ओपनली, बात को बहुत ध्यान से समझना, इस पूरे स्ट्रक्चर को फिर हम क्लब करेंगे। आपने देखा होगा ना कि पहले पेपर के अंदर ना कुछ डॉट्स आते थे, उन डॉट को जब हम मैच करते थे फाइनल डॉट तक आते एक चित्र बन के आता था। आप जब वीडियो के एंड में पहुंच जाएंगे देखते देखते तो एक चित्र बनेगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि इस समय पे जब ये इजराइल ने स्टेटमेंट दिया कि भैया अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो ये बर्बाद कर देगा, मतलब ईरान के लोगों को भड़का दिया, ईरान के जो नोबेल लॉरिएट हैं, जो पढ़े लिखे लोगों, उनको अपने पक्ष में लेके अपने ही देश के अंदर एक नया सेंटिमेंट डेवलप कर दिया। तीसरी चीज, अमेरिका से फंडेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी ईरान है, जो ईरान के ही गद्दार हैं, उनको सपोर्ट कर दिया। और चौथे लेवल पे आके अब क्या हो रहा है, बाकी देशों को कह रहे हैं कि भाई इसको अगर हमने मिलकर आज नष्ट नहीं किया तो ये मैं ही नहीं, ये तुम पे भी खतरा बनेगा। इन्होंने किन किन देशों को शामिल किया, कहा कि भाई देखो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया एंड सेवरल यूरोपियन एंड मिडिल ईस्टर्न नेशंस, भाई इनका ये ईरान के फ्यूचर टारगेट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी कीमत पे एक ऐसा प्रेशर बिल्ड हो और ईरान की जो प्रेजेंट रिजीम है ये चली जाए, अमेरिका अपना पपेट बिठाए। उसी दिन से ईरान की धरती अमेरिका के लिए सबसे पवित्र हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों साहब? क्योंकि अब तो वो हमारे अनुकूल है। अब अनुकूल के पीछे क्या है, मैंने कुछ देर पहले एक बात बोली थी, पूरा वीडियो इस पे बेस्ड होगा, पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम है सर, ये है वो ताले की चाबी जिससे सारे ताले खुल रहे, मास्टर की है अमेरिका की। देखना भी क्या चाहता है। अब सर ये पोजीशन यहां पे क्रिएट हुई। अब आपको कुछ दिन पहले एक चीज समझनी होगी कि ये चीज हमने भी वीडियो में कवर किया था कि इजराइल ने एक बात बोली है कि हम ईरान से निपट सकते हैं और वो भी बिना अमेरिका की हेल्प के। ये बात आई थी ना, यूएसए के सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर आपको सपोर्ट नहीं चाहिए तो साहब तो रेडी हो गए। ये हमने एक एआई से जनरेट किया वीडियो, ये पिक्चर है जिसमें देखो पीछे सर अगर आप हल्का फुल्का पढ़ेंगे ना तो लिखा है रिजीम ट्रांजिशन इन प्रोसेस और ऑपरेशन सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। भाई आखिर में कौन ईरान का उत्तराधिकारी होगा? अमेरिका सर इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं लेंगे, दूसरा साहब की एंट्री है। यहां पे जो ट्वीट हुए सर प्रेसिडेंट ट्रंप के, अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या है? अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब वही है जो यहां पे इराक में हुआ था। इराक में अनकंडीशनल सरेंडर मतलब अगर आप या तो सरेंडर कर दो बिना कोई शर्त के, अदरवाइज तुम्हारा भी अंजाम बुरा होगा। और अंजाम को साफ लिखा है, जो कि बहुत लोग इसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार एक दुनिया के सबसे बड़ी तो नहीं, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो इतनी अच्छी भाषा, किस सेंस में अच्छा बोल रहा समझिएगा, वो यूज कर सकता है। यहां पे इन्होंने सर लिखा है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काईज ओवर द ईरान। ईरान हैड गुड स्काई ट्रैकर्स एंड अदर। मतलब कुल मिलाकर के हमारा पूरा कब्जा है ईरान के आसमान पर, और हम ये ना समझे हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं डराने धमकाने की बात। और इस जगह आकर के तो साफ कहा सर, वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग। मतलब
कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो कहां वो छुपे हुए हैं, ये बात हमें अच्छे से पता है। अब ये छुपे हुए हैं शब्द, पहली बात तो वेयर ही इज हाइडिंग, सो कॉल्ड, यानी सो कॉल्ड से मतलब हो गया कि आप उसको स्वीकृति नहीं दे रहे हैं एज ए सुप्रीम लीडर, पहली चीज। दूसरा, जब आप बोल रहे हैं हाइडिंग, इसका मतलब यू आर इंसल्टिंग ए पर्सन, और दूसरा आप हल्का करके दिखा रहे हो कि हमारे डर से भाई ये छुप चुका है बंदा, ठीक है। ही, अब अगली लाइन देखो, ही इज एन इजी टारगेट बट इज सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, किल, वो जहां छुपा है हमें पता है पर वो सेफ है बिकॉज हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के क्या ये सद्दाम हुसैन वाली कहानी आपको होती हुई नहीं दिख रही है? सर ये वही ट्रैक के ऊपर चल रहा है। और आप देखिएगा, अगर ईरान किसी भी कीमत पे, किसी भी पॉइंट में कहीं कमजोर पड़ गया, तो जो कहानी सीरिया में हुई है, जो कहानी इराक में हुई है, वही कहानी आपको यहां पे ईरान में होती हुई दिखेगी। और कहानी का अंजाम क्या है, क्योंकि जो अंजाम इराक का हुआ वही अंजाम यहां होगा। आप देखिए, दोनों के अंजाम भी आपको बताता हूं। अब मेरे दोस्तों, यहां पे ईरान ऑब्जर्वर का एक यहां पे ट्वीट देखने को मिलता है। यहां पे लिखा गया, आई थिंक यूएसए विल स्ट्राइक ईरान इन नेक्स्ट 48 आवर्स एंड दैट कुड गो रॉन्ग फॉर द एंटायर रीजन इन सो मेनी वेज। मतलब कि भाई अगर वो अटैक करेगा तो दुनिया बहुत, क्योंकि देखो ये भी तो अपना कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इनको भी पता है कि भाई कुछ बड़ा यहां हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने इनको टक्कर दी है इजराइल को, वो एक तरह से अनमैचेबल है। अभी तक ईरान को इजराइल को लगता था कि यहां के हम सिकंदर, तो साहब वो चीज तो प्रूव हो गई, भले ही उनको नुकसान हो रहा है या जिस भी कंडीशन में है, एक अच्छा खासा डेंट इनको लगा है। डेंट भी बहुत जगह हुआ सर, किस किस तरह, थोड़ा देखते हैं। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जो हमने पिछले सेशन के अंदर कवर किया है, आप इसे जरूर देखना सर। यहां पे एक लाइन और लिखी है, मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। जो हमेशा अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात करते थे, अब ये मिडिल ईस्ट को ग्रेट बनाना चाहते हैं। अभी जो ये मिडिल ईस्ट ग्रेट हो रहा है, यहां पे सोचिए कि इसी शब्द, क्यों इसी शब्द में कुछ देर के बाद में ना ईरान वर्ड ऐड हो जाएगा, लेट्स मेक द ईरान ग्रेट अगेन। अब देखना सर, तो यहां पे मिडिल ईस्ट को ग्रेट बनाने का मतलब क्या है? महान कौन होगा? जो मेरे जैसा होगा। मुझे कौन अच्छा लगेगा? जो मेरे जैसा होगा। अमेरिका कौन अच्छा लगेगा? जो उसके जैसा होगा, जो उसके अधीन होगा, जो उसके अंडर में होगा, जो डेमोक्रेटिक होगा, जो वेस्टर्न, जो उसके लिबरलाइज इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग अपने देश को चलाता होगा, जो एफटीए में बिलीव करता होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करेगा अमेरिका से, जो अमेरिका को बहुत ही कौड़ियों के दाम में उसके कहे हिसाब से डॉलर में ही डील करते हुए पेट्रोल बेचेगा, वो उसके लिए बेस्ट होगा। तो ये जो बात लिखी है ना सर, मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन, ये उसी तरफ इशारा करती है कि रिजीम चेंज होनी है वो पेट्रोल के लिए। लेकिन सर यहां पे खामेनेई रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स थ्रेट एमिड पॉसिबल, यानी बैटल बिगिंस, उन्होंने कहा कि भैया हम डरने वाले नहीं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और इस चीज को एआईआर ने, ऑल इंडिया रेडियो ने भी सर कवर किया। अब क्या हुआ, ईरान ने सर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का अटैक किया सर। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एक तो सुनी है सुपरसोनिक मिसाइल, ध्वनि की गति से कुछ तेज होती हैं, और हाइपरसोनिक अप्रोक्स 5 मैक यानी 5 गुना तेज तक ध्वनि गति से हमला करती हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का अटैक सर, उसका आयरन डोम नहीं संभाल पाया। तो जो यहां पे ईरान के सुप्रीम लीडर ने बात कही, वो यहां पे प्रूव कर दी और हमारे न्यूज चैनल से भी इसको कवर किया। अब सुपरसोनिक मिसाइल के इस अटैक में सर, जो ईरान के जो इजराइल का जो आयरन डोम है, जो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। चाहे वो फिर तेल अवीव हो, चाहे फिर वो यरूशलेम हो या कोई और शहर हो, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में हमले हुए। और स्थिति ये हो चुकी है कि आयरन डोम खुद कंफ्यूज हो रहा है, और आयरन डोम से निकली मिसाइलें उसी के एरिया के अंदर क्या कर रही हैं, री अटैक कर रही है, यानी खुद के एरिया के अंदर उनकी मिसाइलें गिर रही हैं। ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, बट उनकी पुष्टि हम इसलिए नहीं करते बिकॉज वो एक ऐसे सोर्सेस हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो हमने उसको ऐड या नहीं किया। लेकिन ये चीज प्रूव हो गई कि जो सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का अटैक हुआ है, उससे बड़ा धमाकेदार यहां अटैक हुआ है। अब सर यहां पे जिसके पीछे इजराइल का जो ये गर्व माना जाता है, मोसाद क्या है? मोसाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है। जैसे हमारे यहां पे रॉ है, पाकिस्तान में आईएसआई है, वैसे ही इजराइल की मोसाद कहलाती है। मोसाद के हेडक्वार्टर को नेस्त नाबूद किया। अब ये बहुत बड़ा झटका, ये बहुत बड़ा मैसेज जो है वो मिल चुका दुनिया को कि ईरान एक्चुअल में किस मोड में है। अब यहां पे ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, रिजीम को चेंज करने की, वो बदस्तूर जारी है, बहुत दमदार तरीके से जारी है। अब मेरे दोस्तों क्या हुआ, यहां पर एक ये डॉक्टर मालोफ का एक ट्वीट है सर। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ईरान के अंदर लड़कियों ने अपने हिजाब उतारे, ईरान की लड़कियां हिजाब खोल के अपने बालों को खोल के डांस कर रही हैं,
क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाह रही हैं कि हम अब इस इस्लामिक लॉ से मुक्ति पाना चाहते हैं, सरकार से मुक्ति पाना चाहते हैं, बिकॉज हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उन्हें वो हमें चाहिए। तो वो कब मिलेगा? जब रिजीम चेंज होगी। ये भी एक प्रोपेगेंडा, ये जो अब इसको प्रोपेगेंडा तो कहा जाना चाहिए बिकॉज सरकार के अगेंस्ट काम चल रहा है, और हो सकता है कि रियलिस्टिक भी हो, बिकॉज लोगों की अपनी एस्पिरेशंस भी हो सकती हैं। तो सब इन चीजों को हाईलाइट अभी किया जा रहा है, देखो सर। और क्या नारे लगाए जा रहे हैं? डेथ टू द डिक्टेटर एंड द इस्लामिक रिजीम। मतलब कि लोग जो है वो नारे लगा रही हैं लड़कियां कि भाई ये इस्लामिक राज्य का अंत हो जाए। दूसरा ये देखिए सर, इन्हीं का ही है, Iranian schoolgirls remove their hijabs and show their hair to protest against the Islamic regime. Most people don't understand how brave they are. They are literally risking their lives here. मतलब सिर्फ बाल दिखा देना, ये कह रहा है कि भाई तुम्हें नहीं पता ये इनकी जान का खतरा है। कुल मिलाकर के दिखाने की कोशिश है कि ईरान में ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, बट दीज ब्रेव गर्ल्स आर फाइटिंग फॉर दैट। तो नैरेटिव बहुत मजबूत चल रहा है किसी भी कीमत पे। अब यहां पे क्या होता है मेरे दोस्तों, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो एक बात बोलते हैं सर एक टीवी इंटरव्यू में। वीडियो में यहां प्ले नहीं कर सकता, कुछ रीजन है, तो आप सुने सर इसको, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए। योर आवर ऑफ फ्रीडम इज नियर। योर का मतलब यहां पे ईरान, ईरान की आजादी का समय बहुत करीब है। इट इज हैपनिंग नाउ। 80% ऑफ द पीपल ऑफ ईरान डिस्पाइसेस द रिजीम, मतलब कि वो खत्म करना चाह रहे हैं इसको। राइज अप एंड मेक ईरान ग्रेट अगेन। मैंने कहा था कि इस ग्रेट की जगह मिडिल ईस्ट की जगह ईरान आ जाएगा, तो आ गया। तो कुल मिलाकर के अपने इरादे, पहला अमेरिका नहीं आएगा, हम करेंगे। बाद में अमेरिका बोलता है कि भाई सीज फायर हो जाना चाहिए। उसके बाद में बोलता है कि अगर ये नहीं हुए तो हम बीच में आ जाएंगे, मिडिल ईस्ट को ग्रेट बनाना। अब मिडिल ईस्ट से भी वो श्रिंक होकर के टारगेट के ऊपर आ चुके हैं कि ईरान को ग्रेट बनाना है। ग्रेट बनाने का मतलब है कि सीधा सीधा सरकार को खत्म करना है और अपनी कठपुतली सरकार को बिठा के पेट्रोलियम के ऊपर यहां पे जो इनके नेचुरल रिसोर्सेस को इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। एक और देखो सर, अब ये जो साहब आए हैं आप इनको पहचानो, इनका नाम है सर रजा पहलवी। ये रजा पहलवी वो नहीं है जो पहले यहां पे इनके राष्ट्रपति या हुआ करते थे, जो इनकी सत्ता के अधिकारी थे, जो अमेरिका ने बिठाया था, वो थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी। उनके बेटे हैं ये, ठीक है। उनके बेटे, उनके पुत्र ने वीडियो रिलीज किया और वीडियो रिलीज करके अपना स्टेटमेंट देते हैं, द इस्लामिक रिपब्लिक हैज कम टू इट्स एंड कोलैप्सिंग। तो अगर ये जो बातें सोचते हैं कि साहब धर्म के बेस पे, रिलीजन के बेस पे सब कुछ होता है, तो जितनी बातें हो रही हैं ये कहने सुनने करने वाले अधिकतर तो मुस्लिम ही हैं। ठीक है सर, बात समझ रहे हैं? तो ये रिलीजन की फाइट ही नहीं है, ये इट इज अ फाइट ऑफ इंटरेस्ट। ये अपने स्वार्थों के हित की लड़ाई है। जो वेस्टर्न इंटरेस्ट में खुद को देखता है वो ईरान के रिजीम के अगेंस्ट है, जो वेस्टर्न इंटरेस्ट से खुद को हटके देखता है वो ईरान के रिजीम के फेवर में है। सीधी सी बात ये है। तो यहां पे क्या हो गया सर, अब ये कह रहे हैं कि सरकार जो गिरने वाली है, कोलैप्स हो रही है, अब जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल मतलब जो एक बार हो जाएगा इरिवर्सिबल है, अब परमानेंट आएंगे साहब। क्योंकि जो पहले हुआ था 79 में तो हमें भगा दिया था डेमोक्रेसी को यहां से, लेकिन अब जो डेमोक्रेसी आएगी दैट विल बी इरिवर्सिबल। दोबारा हटाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। एंड द फ्यूचर इज ब्राइट। और बाद में क्या लिखा सर, रेशियल इट्स टाइम टू रिक्लेम ईरान। रिक्लेम करेंगे, फिर से हम ईरान पे जाएंगे। तो टोटल खेल हो रहा सर यहां से सुप्रीम लीडर को या इस्लामिक जो रिजीम है उसको यहां से खत्म करने का। एक और ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट यहां भी है, वी हैव ए प्लान टू ट्रांजिशन टू आवर कंट्री, यानी अब हम कैसे थियोक्रेसी से डेमोक्रेसी में जाएंगे, इसका प्लान भी हमारे पास में है। और ये है वो सर जिनके बेटे, जिनका मतलब ये तो इनके बेटे हैं, और ये है वो मोहम्मद शाह रजा पहलवी। ठीक है, अब ये तो बात हमने सर, अब इराक तक तो बात मेरे को समझ में आ गई, आपको पकड़ में आ गई। इराक के अंदर क्या हुआ, तो इराक की मैं डिटेल अभी करने वाला हूं। ऐसे ही एक पड़ोसी देश और है इराक का, वो है सीरिया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिराना, फिर बाद में जाकर के उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करना, फिर बाद में उनसे भी कुछ दिन पहले हैंडशेक करना, और हैंडशेक करने के बाद फिर से पेट्रोलियम इंपोर्ट करना शुरू करना। सर ये क्या दर्शाता है, कुल मिलाकर के दर्शाता है कि हमारे लिए हमारा इंटरेस्ट पेट्रोलियम है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। अभी देखो सर सारी कहानी आपके सामने आती है मेरे दोस्तों। प्राइमरी गोल क्या है, बेसिकली रेजिम चेंज इनका टारगेट था। कहां पे, सीरिया के अंदर भी ये घुसे थे। अब सीरिया के अंदर 2011 में आपको पता अरब स्प्रिंग आया था, ट्यूनीशिया से ही शुरू हुआ था। ठीक है, इसको अरब बसंत भी बोलते हैं कि भाई हम डेमोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप जाएगी। ये एक अरब स्प्रिंग, और इसके पीछे भी यूएसए रहा है। अब आपको समझ में आएगा अरब स्प्रिंग के पीछे उद्देश्य क्या थे। तो जब ये आया तो अमेरिका को तो बहुत अच्छा मौका मिल गया कि भाई ठीक है, लोहा गर्म है, बिल्कुल हथौड़ा मार देना चाहिए। तो जब ये अरब स्प्रिंग का दौर आया तो सीरिया में क्या किया, इन्होंने एक उस इमोशन को भड़काना शुरू किया कि ये सरकार डिक्टेटर है, तुम्हारे खिलाफ है, डेमोक्रेसी कैन डू बेटर फॉर यू। अब साहब जो इराक में करके तो आईसिस को पैदा कर ही दिया था। अब यहां पे क्या होता है,
तो सीरिया में भी जन विद्रोह हो गया और असद शासन को कमजोर किया जाने का उनको उद्देश्य मिल गया, कर सकते हैं इस तरह से हम। अब यहां पे क्या होता है, ईरान अमेरिका ने सपोर्ट टू रिबेल ग्रुप्स, यानी जो विद्रोही ग्रुप थे उनको सर सपोर्ट करना शुरू किया। अब एक इंटरेस्टिंग बात थोड़ी यहां पे आपको पढ़नी चाहिए सर। यहां पे एक तो था फ्री सीरियन आर्मी, ठीक है, दूसरा मॉडरेट रिबेल्स, इनको पैसा दिया, ट्रेनिंग दी, वेपन्स दिए, और यहां पे इनमें से कई समूहों का संबंध बाद में अल नुसरा फ्रंट, यानी अल कायदा का एक ऑर्गेनाइजेशन है, अल कायदा से जुड़ा हुआ अल नुसरा फ्रंट, उससे वो जुड़े हुए संगठन थे, और बाद में जाकर के उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। अब यहां पे खोल दिया, गृह युद्ध की स्थिति आ गई। अब गृह युद्ध की स्थिति आई तो सर अपने इंटरनल जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो सरकार कमजोर हो जाती है। अब उस कमजोरी का फायदा उठाने अमेरिका ने एंट्री ली। अब यहां पे आरोप ये सोच के लाया, यार कौन सा आरोप ऐसा लगाएं यार सीरिया पे, क्योंकि इराक पे तो लगा दिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यहां क्या लेकर के आए, तो इन्होंने यहां पे प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि साहब इसके पास तो केमिकल वेपन है। और जब मैं प्रोपेगेंडा बोल रहा हूं सर तो मैं बहुत ऑथेंटिसिटी से बोल रहा हूं, प्रूव करूंगा कि वो झूठ था। क्या केमिकल वेपन, अब केमिकल वेपन के नाम पे एंट्री मारी और वहां पे हवाई हमले किए। इन्होंने कहा अरे भाई आप कुछ नहीं होगा, अब तो खत्म करेंगे चीजों को, और यहां पे तबाही मचाना इन्होंने शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली वहां पर भी जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो आईसिस का दौर सीरिया में और इराक में जिस तरह से फैला, वो आज तक भी ढंग से वो अपनी पैर पे खड़े नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर के इस जगह पे आप आए और आपने क्या कहा, इस जगह पे आप आए और आपने क्या बोला कि साहब यहां तो इराक के अंदर तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ईरान में क्या है, ईरान के अंदर सीरिया के अंदर आपके पास में केमिकल वेपन्स हैं, और यहां पे के ऊपर अब इनको लिख रहा है कि साहब ये क्या है, न्यूक्लियर वेपन। तो 3 देशों के 3 पॉइंट बनाए और तीनों देशों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास, अपना अपना बहाना इन्होंने उठाया। मेरे दोस्तों सारी लड़ाई जो है वो पेट्रोल की है। यूएसए को एक तरह से ये अपना, इसकी जब भूख होती है ना, भूख पेट्रोलियम से शांत होती है, शायद ऐसा लगता है। सारा कब्जा इनको पेट्रोलियम पे करना है। सारी कहानी अब आपको स्पष्ट हो जाएगी आखिर में रिजीम चेंज क्यों करना चाहते हैं आप। मेरे दोस्तों इराक के अंदर जब सत्ता परिवर्तित हुई, मतलब जब से यहां पे इनको सद्दाम हुसैन को इन्होंने खत्म किया, उसके बाद में अपने मनपसंद के सारे काम हुए, और आज ये इराक से इंपोर्ट करता है सर। ये मई 2025 का डाटा बता रहा हूं, EIA की एक रिपोर्ट है। अमेरिका ने पिछले सप्ताह इराक से औसतन 2,29,000 बैरल पर डे कच्चा तेल आयात किया है। तो इस तरह से एक बात हमें समझ में आ रही है कि नियमित तौर पर इराक से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात अमेरिका कर रहा है। तो चलो साहब, जो उसको चाहिए था वो हो गया। तो आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए कि जब अभी ये इराक से इंपोर्ट कर रहा है तो पहले इंपोर्ट कर लेता। मेरे भाई सारी कहानी डॉलर की थी, पेट्रो डॉलर। इनका 1970 में सऊदी अरेबिया के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था, और एग्रीमेंट में तय हुआ था कि भाई जो ओपेक नेशंस हैं, जो ऑयल का बेसिकली कंट्रोल रखते हैं, क्रूड ऑयल का, वो सारा ट्रेड डॉलर में करेंगे, डॉलर के बाहर नहीं जाएंगे, और नहीं जाओगे तो भाई तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी, तुम पे खतरा आएगा तो अमेरिका खड़ा होगा। अब इराक ने कहा कि थोड़े दिनों के बाद में चली चीजें, इराक ने बाद में क्या किया कि भाई हम जो है वो यूरो में ट्रेड करेंगे। तो लड़ाई तो सर ये थी, यूरो में वो ट्रेड करना चाहते थे, यूरो में ट्रेड करना चाहते तो बदनाम किया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, और खेल खत्म कर दिया। यही चीज लीबिया में इन्होंने की है। अभी आपके सामने सब चीजें आ जाएंगी। तो अब देखो सर, इसका मतलब पेट्रोलियम चल रहा है। अच्छा, तो सीरिया से क्या हो रहा है? सीरिया में जिस सेकंड भी सब चीजें हुई तो 2011 में ओबामा ने इसके ऊपर वो लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए कि कोई ट्रेड नहीं होगा। ट्रंप ने क्या किया? अभी ट्रंप ने हाथ मिलाया था, अभी जिसको पहले टेररिस्ट कहते थे उससे हाथ मिलाया, और अभी रिसेंटली 23 मई 2025 को ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जनरल लाइसेंस 25 GL25 होता है, उसके तहत परमिशन दे दी कि सीरिया से भी अब आप इंपोर्ट कर सकते हो। सीरिया से पेट्रोलियम का इंपोर्ट जो है वो इनको परमिशन मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर के जो टारगेट थे वो थे डॉलर को अपनी जगह स्टेबल रखना, डॉलर की वैल्यू को मेंटेन रखना, डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी के दर्जे में रखना, तभी तो ग्रेट बने रहेंगे। तो साम दाम दंड भेद जो होगा वो अपनाया जाएगा। और दूसरी चीज, यहां से सस्ते दामों के ऊपर पेट्रोल ले लेना, जिसमें सबसे बड़े रिजर्वर्स के पास है पेट्रोल ऑलरेडी। बट ठीक है सर, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है ये पेट्रोल का। दूसरा शायद चाइना, तीसरा इंडिया है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। अब पॉइंट ये भाई, इराक के अंदर गिराया क्यों? मैं वैसे बता चुका हूं आपको, पर इराक में गिरी क्यों? उसके पीछे का फैक्टर क्या? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? नहीं सर, बात सीधा जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की लगाई थी, हकीकत ये थी कि युद्ध के बाद यूएन और अमेरिकी टीमों ने जांच की और कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, और यह बात झूठी साबित हुई। अब वो चीज कहां प्रूव होती है
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट 2004 की, और UNMOVIC मतलब यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन। सर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अंग है ये। क्या सर? यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन। उसने भी चेक करके बोला जी यहां तो सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपने बहुत कुछ कर दिया। एक देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को आपने खत्म कर दिया, आपने वहां की पूरी सत्ता को रद्दोबद्द कर दिया, और आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जी कि जो ये एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है ना, ये दुनिया के लिए खतरा है। आपको सोचना होगा दुनिया के दो बड़े विश्व युद्ध कहां से शुरू हुए? यूरोप से शुरू हुए। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम हैं, सब चीजों को ओपन करेंगे। आप लोग जुड़े रहो, साथ दो। अब मेरे दोस्तों जब यहां पे आया तो ये लो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, झूठ साबित हुआ। तीसरा बोलते हैं जी कि ये जो है ना इराक, ये अल कायदा का साथ दे रहा है। और 9/11 के बाद में तो एग्रेसिव हो गया था अमेरिका, क्योंकि उसको समझ में आता कि टेररिज्म कुछ होता है। पहले हम बोलते थे टेररिज्म कुछ होता है, तो उनको समझ नहीं आता था। तो साहब अब यहां पे लेकिन CIA और FBI ने बाद में स्पष्ट किया कि कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, और ये भी एक झूठा नैरेटिव सिद्ध हुआ। अलकायदा से कोई रिलेशन इनका नहीं मिला। तीसरी चीज, ऑयल और इंटरेस्ट। ये सर चाहिए था, इनको चाहिए डॉलर, क्या इनको चाहिए पेट्रोल। ये जिएंगे मरेंगे पेट्रोल के लिए। तो पांचवा सबसे बड़ा तेल भंडार इराक के पास में मेरे दोस्तों। अब यहां पे अमेरिका को था कि अगर मैं मिडिल ईस्ट के अंदर मैं अगर यहां पावरफुल या कंट्रोल मैंने ले लिया तो बहुत मजा आएगा। तो ये चीज प्रूव कैसे हुई सर? यहां ध्यान दीजिएगा, इसकी एक हैलिबर्टन, एक्सोन मोबिल और अदर कंपनीज को बाद में वहां के कॉन्ट्रैक्ट मिले, ठेके मिले पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने के, पेट्रोल को निकालने के। रिफाइनरीज लगाई गई बड़े बड़े। तो ये सारी चीजें हुई। तो अब इराक ठीक है, मैंने कहा धरती पवित्र है अब इराक की, क्योंकि वो अमेरिका के अनुकूल है। इसके साथ में रिजीम चेंज की पॉलिसी, बिकॉज आपको पता होगा अमेरिका ने एक पॉलिसी सेट की थी, ग्रेट मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट। तो उद्देश्य यही था कि जो भी नॉन डेमोक्रेसी है उनको डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करो। डेमोक्रेसी तो एक अच्छा बहाना है सर, मुखौटा है। पीछे की तारीका यह है कि उसको डॉलर के कब्जे में लेकर के आ जाओ, उसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में बांध दो, और पूरी तरह से उसका वेस्टर्नाइजेशन करो, जिससे कि वहां के रिसोर्सेस को हम यूज कर सकें और दुनिया के अंदर ये हो कि वाह जी वाह अमेरिका का कितना बड़ा दबदबा है। तो कुल मिलाकर के इराक इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। तानाशाहों को हटाने की जो शुरुआत यहां से हुई, आगे इसके बहुत सारी चीजें और होती हैं। बुश डॉक्ट्रिन तो आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव एक्शन स्ट्राइक करेंगे, यानी हमें को खतरा महसूस होगा, हम बाद में देखेंगे, पहले अटैक कर देंगे। 9/11 के बाद में इनकी पॉलिसी बन गई। अब मेरे दोस्तों दूसरा, इजराइल के साथ में रिलेशन जो थे वो इराक के ठीक नहीं थे, वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता था। इजराइल और फिलिस्तीन की जो कहानी है ना दोस्तों, वो जितने छुपा करके लोगों के सामने रखी गई है, उससे लोगों को डाउट और कंफ्यूजन है, स्पेशली उन लोगों को जो अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकलते। पर अगर आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी में हैं और स्पेशली मेरे वीडियो पे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो देखना एक बार। ये वीडियो आप देखोगे आपको मजा आएगा। मेरा वीडियो पता थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप बोर भी हो रहे होंगे, बट माफ करना, ये वीडियो जरूर देखना। ये जो अभी आईपीएन में आपको दिखा है, इसमें इजराइल और फिलिस्तीन के मसले को बहुत क्लियरली हमने समझाया है। और अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट भी हमने बताया है कि वो भी बोलते थे कि अरबों की जमीन उनको मिलनी चाहिए। अब खैर, तो सर ये स्थिति के चलते दुश्मन, क्योंकि इजराइल का दुश्मन अमेरिका का दुश्मन। अब क्या होता है सर, 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को पकड़ा, 2006 में फांसी दी। यहां पे सर शिया और सुन्नी वॉर करा के अमेरिका निकल गया। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका गया वहां से, तो उसने वहां के जितने सुन्नी थे ना, जो पॉलिटिक्स में थे या जो लीडरशिप में थे, उनको बैकफुट पे किया। तो वहां पे सर इराक की सुन्नी आबादी को सत्ता से हटा दिया, जिससे उसमें असंतोष फैला और आईसिस को जन समर्थन जो है सर वो मिल गया, और एक इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सर पैदा होता है, उसके अपने निजी, हल्के, घटिया, बदतर स्वार्थों के पीछे। यानी सेल्फिशनेस की चरम यदि देखना है तो आप यूएसए को देख सकते हैं। बेशर्मी का मतलब क्या है बोला जाए, तो अमेरिका ने जिन गुटों को सर यहां पे मॉडरेट रिबेल बोल रहे थे ना कि सर ये तो विद्रोही संगठन है, मॉडरेट रिबेल, वही आगे जाके सर आईसिस का हिस्सा बन गए और सहयोगी बने। अब एक नाम देखो सर, ये जनरल मिशेल फ्लेनी। ये मिशेल फ्लेनी जो है सर, ये अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आप नाम, पद कितना बड़ा हो गया सर। उन्होंने का एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया, द राइज ऑफ आईसिस वाज ए विलफुल डिसीजन बाय द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे दोस्तों इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो भी मजा आ जाएगा। हम तो हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि जो कोई आपको दोस्त कहे कि भाई ऐसा क्या है, तो प्रमाण के साथ में बोल रहा हूं सर। एक बात, अब बात यह है कि विलफुल डिसीजन का मतलब होता है कि अमेरिका ने जानबूझ के
अपनी मर्जी से सोच के समझ के आईसिस को पैदा किया, और आईसिस वही है जिसने कितनों के गला रेत दिया। तो अल्टीमेटली कठपुतली कौन नचा रहा था? अमेरिका। अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि जी अमेरिका ने तो क्योंकि जिनको समझ में कम आएगा वो एक बात बोलेंगे कि अमेरिका ने तो साहब इजराइल के आईसिस के खिलाफ में ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व चलाया था। वो कब चलाया था? जब अमेरिका के बूते से बाहर हो गया था आईसिस, अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं था आईसिस। उस समय इन्होंने चलाया था दुनिया में दिखाने के लिए कि वी आर ह्यूमैनिटेरियन, हम मानवतावादी हैं और आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए मेरे भाई। तो जो इन्होंने किया था ये इस बात से प्रूव हुआ बिकॉज अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर रहे, उन्होंने ये बात कह दी। और ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व जो था वो उस समय चला जब सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल अमेरिका से हो गई। तो कुल मिलाकर के सारी कहानी इसकी है, पेट्रोल इनको चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये जो 1970 वाली कहानी है मैं आपको बता ही चुका हूं ना, किस तरीके से ओपेक देशों का जो हुआ था ट्रेंड, वही यहां पे सब चीजें आई है। अब यहां पे जो सबसे बड़ी बात है, आप पढ़ भी सकते हैं इसको, ग्लोबल करेंसीज को बनाना था। पेट्रो डॉलर जो होता है ना मेरे दोस्तों, मतलब पेट्रोल की या पेट्रोलियम खरीदने के लिए डॉलर का ही यूज हो तो वो डॉलर को पेट्रो डॉलर के रूप में लेते हैं सर। यदि कोई देश तेल को डॉलर की बजाय किसी और मुद्रा में बेचता है जैसे यूरो, युआन या गोल्ड, या पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करता है, तो यह अमेरिका की आर्थिक साम्राज्य के लिए खतरा बनता है। इसे समझते हैं कि इराक, लीबिया और ईरान, सीरिया और आईसिस के संदर्भ में पेट्रो डॉलर की भूमिका क्या थी। मतलब पेट्रो डॉलर ने कितने ही देशों की सरकारों को गिराया। इराक समझ में आ चुका है, सीरिया आप लोग देख चुके हैं। अब मैं आपको लीबिया भी समझाता हूं जिससे पूरा सिनेरियो क्लियर होगा। मेरे दोस्तों इराक का क्लियर है, 2000 में सद्दाम हुसैन ने घोषणा की कि अब हम यूरो में काम करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। तो सारी लड़ाई वहां से शुरू हुई और अल्टीमेटली फिर सब चीजें खत्म कर दी। यहां पे यूएस के ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट सब देखना चाहिए, वो लिखते हैं सद्दाम सील्ड हिज फेट, यानी अपने जिसको बोलते हैं ना कि नियति को उन्होंने सील बंद कर लिया था व्हेन ही स्विच टू यूरोज, जब वो यूरो के ऊपर शिफ्ट हुआ डॉलर से, बस वहीं से सारी कहानी खत्म। और फाइनली दोस्तों जब सद्दाम हुसैन की सरकार ये हटाते हैं, अगला ट्रेड जो है फिर वो डॉलर में यहां से शुरू हो जाता है। कर्नल गद्दाफी का सीन आपको पता होना चाहिए, लीबिया के शासक थे, और जितना मैंने इनको पढ़ा है मेरे दोस्तों, ये बंदा पूरे अफ्रीका को एक मजबूत करना चाहता था। इन्होंने एक करेंसी का प्लान किया, गोल्ड दिनार। ये बोले कि यार हम डॉलर पे डिपेंड नहीं होंगे, हम पैन अफ्रीका कंट्री बनाएंगे और उसके बेसिस पे काम करेंगे, पेट्रोलियम की डील हम गोल्ड दिनार में करेंगे। तो वही उसी जो थे ना, क्या बोलते हैं, अरब स्प्रिंग का शिकार इनको बना दिया। डॉलर के प्रभुत्व को गंभीर खतरा मान लिया। 2011 में अमेरिका और नाटो ने मानवाधिकार के नाम पे हमला किया, गद्दाफी की हत्या हो जाती है। वही पेट्रो डॉलर। सीरिया और ईरान जो कहानी अभी आप चल रही है, वही बायलैटरल एनर्जी डील्स कर रहे थे, पेट्रो डॉलर से बाहर होना चाह रहे थे, सारी कहानी उसी को लेकर के चल रही है। आईसिस अराजकता का अमेरिका ने लाभ उठाया। क्या सर, यह राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तो कोई भी सरकार पेट्रो डॉलर के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर गवर्नमेंट स्टेबल मजबूत सरकार होगी तो मजबूत निर्णय ले सकेगी, लेकिन वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देंगे तो सर वो सरकार अपनी खुद के अंदर की लड़ाई निपटेगी, हमसे निपटेगी। तो सारी कहानी किस पे आई? पेट्रो डॉलर पे। तो मेरे दोस्तों ये जो कहानी इराक से शुरू हुई थी, इसने इजिप्ट को भी, यानी इजिप्ट नहीं, माफी कीजिए, इस तरफ बैक में रहेगा, लीबिया इसके साइड में है, वहां तक इंपैक्ट हुआ। इसके साथ में सीरिया को ये कंट्रोल कर चुका है। जो आपके जॉर्डन है, जॉर्डन भी कोई बहुत ज्यादा यहां पे उतावलापन नहीं दिखा रहा। इसके साथ में जो जॉर्डन तो उल्टा रिटेलिएट कर रहा है ईरान की उसके खिलाफ, और यहां पे तो उनका देश है ही। तो कुल मिलाकर के जो ये क्रम चल रहा है ना, ये क्रम किस दिशा में जा रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इराक पार्ट 2 है। और पेट्रो डॉलर की मेंटेन रखने के लिए, अपनी करेंसी को एक ग्लोबल करेंसी बनाए रखने के लिए, और सो कॉल्ड सुपर पावर बने रहने के लिए अपना एक वो डेमोक्रेसी का ठप्पा, वो डेमोक्रेसी बोलना सर वो एक बेईमानी सा लगता है, बिकॉज डेमोक्रेसी एक शुद्ध शब्द है। यहां पे आप समझिए कि अमेरिका अपने जो निजी निहायती इंटरेस्ट है ना, उसको यहां पे इन्वॉल्व करना चाहता है। और यहां पे जिस दिन अगर रिटेलिएशन कमजोर रहा ईरान का, तो सत्ता परिवर्तन यहां निश्चित है। और अगर टक्कर जिस हिसाब से चल रही है और देश इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, रशिया और अगर चाइना इसको फ्रंट एंड पे सपोर्ट करते हैं, तो चीजें किसी और दिशा में भी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल की कंडीशन ऐसी दिखती नहीं, बिकॉज जो इराक में हुआ था तब भी कोई बहुत ज्यादा देश इराक के पक्ष में आके खड़े नहीं हुए थे। अब देखिए, ये तो ग्लोबल वर्ल्ड है, दुनिया किस तरफ जाएगी हम एनालिसिस करेंगे। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है। मेरे दोस्तों इसी तरह के अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड
कंटेंट देखने के लिए, ट्रुथ, इंसाइट और इंपैक्ट को फॉलो करने के लिए, सच का साथ खड़ा होने के लिए नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे हौसले को बहुत ऊंचाई देता है। क्यों? क्योंकि हमने एक शुरुआत की है, बहुत छोटा परिवार है, बहुत कम टाइम में हम 25,000 का ये जो सफर है वो हमने पूरा किया है कल ही, तो उसकी भी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये 25,000 से कहां तक आप लेके जाएंगे वो सब आपके ऊपर है, हमारा प्रयास जारी है। जय हिंद, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, बाय बाय।